जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से डेली डोज संख्या 302 में। हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको जो करंट के प्रश्न लास्ट में दिए जाते हैं, ठीक है, उस प्रश्न का जवाब आप सभी जरूर दें। साथ ही साथ जो प्रश्न करंट के मैं स्टैटिक जीके के साथ या जीएस के साथ जोड़ करके बताता हूं उसे नोट डाउन करते चलें तथा वीकली रिवीजन सीरीज बना लें और उसे रिवीजन करते रहें, क्योंकि वो स्टैटिक जीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही साथ आपका करंट का एक सीरीज भी तैयार होता जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। भारत और बांग्लादेश के किन स्थानों के बीच पहली कंटेनर ट्रेन चली? उत्तर है कोलकाता से बेनापोल। ठीक है, अब ध्यान देंगे, भारत में कोलकाता हो गया और बांग्लादेश में बेनापोल हो गया। अब भारत और बांग्लादेश के बीच एक भूमि समझौता हुआ था, जो कि स्टैटिक जीके का एक प्रश्न आपके साथ हो सकता है। तो वो कब हुआ था? 16 मई 1974 को। ध्यान देंगे कि इस समझौते के तहत हुआ क्या था कि भारत के पास जो 17,000 एकड़ भूमि बांग्लादेश की थी वो बांग्लादेश को लौटा दिया गया, तथा बांग्लादेश के क्षेत्र में 7,000 एकड़ भूमि भारत का था वो वापस भारत को मिल गया। ठीक है, अब एक बात और भी यहां से ध्यान देंगे कि बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश की संसद को कहते हैं जातीय संसद, जबकि भारत के संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। ठीक है, और ब्रिटेन के संसद को क्या कहते हैं? संसद ही कहते हैं। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि बांग्लादेश से भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है, और उसमें भी सबसे ज्यादा किस राज्य की सीमा लगती है? तो पश्चिम बंगाल की। वैसे भी कहा जाता है, जब आप हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे तो पहले पूरा क्षेत्र क्या था? पश्चिम बंगाल ही था। ठीक है, लेकिन जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ तो वही पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से से कट गया। ठीक, अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि बांग्लादेश से कौन कौन सा राज्य लगता है। तो आइए पहले देखते हैं। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से थोड़ा सा ऊपर बढ़िएगा तो असम मिलेगा, और असम से थोड़ा सा बगल में नीचे की तरफ आएंगे तो ये मिलेगा मेघालय आपको, और मेघालय से हल्का सा नीचे त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बगल में मिलेगा आपको मिजोरम। और ये 5 राज्य लगते हैं आपके बांग्लादेश से। बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। भारत के किस संस्थान ने सबसे सस्ती कोविड टेस्टिंग किट बनाई है? उत्तर है आईआईटी खड़गपुर। कितने का टेस्टिंग किट बनाया? तो ये कोविड टेस्टिंग किट 400 रुपए का है। ठीक, अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि एक टर्म मैंने और भी कुछ दिन पहले आपको एक टर्म यूज किया था मैंने, आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो जो आईआईटी मद्रास है वो क्या किया था कि पोर्टेबल मेडिकैप बनाया था। अब पोर्टेबल मेडिकैप का मतलब क्या था कि कोविड को देखते हुए हर जगह आसानी से हॉस्पिटल उपलब्ध कराया जा सके, जिसमें वेंटिलेटर हो, ठीक है, ऑक्सीजन हो, इन सभी सुविधा के तहत उन्होंने एक पोर्टेबल मेडिकल हॉस्पिटल टाइप से बनाया था। ठीक, तो वो मेडिकैप अगर कहे तो आईआईटी मद्रास होगा, जबकि टेस्टिंग किट की बात करें तो आईआईटी खड़गपुर होगा। और आईआईटी मद्रास के बारे में मैंने डेली डोज संख्या 295 के प्रश्न संख्या 3 में इन डिटेल डिस्कस करा है, तो आप जाके वहां से देख लेंगे। साथ ही साथ एक प्रश्न और भी बन सकता है कि आईआईटी खड़गपुर पूरे आईआईटी में सबसे पुराना यानी कि पहला आईआईटी है। अब एक बात ध्यान देंगे कि कब बना था, तो 1951 में। जैसे ही 1951 हमारे दिमाग में है, हमें ध्यान देना कि हमारी पहली पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई थी? 1951 से 1956। अब ध्यान देंगे कि पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और उसी साल हमारे पास एक आईआईटी तैयार था। वैसे पहली पंचवर्षीय योजना में कुल 5 आईआईटीज बनाए गए थे। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो उत्तर होगा हेराल्ड डॉमर। तथा एक बात और भी यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस चीज को डेडिकेट की गई थी? तो डेडिकेट किया गया था कृषि को, अर्थात सर्वाधिक ध्यान किस पे था? कृषि पे, क्योंकि हम हाल ही में आजाद हुए थे और हमारे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, एवं हमारा देश क्या था? कृषि प्रधान देश था। तो कृषि यानी एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर था जिसको बूम करके हम अपनी इकोनॉमी को सुधार सकते थे। और इसी कृषि सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए उसी साल 2 डैम भी बनाए गए, एक भाखड़ा नंगल डैम और एक हीराकुंड डैम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये 2 बात आपको बहुत अच्छे से याद रहा होगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहां आयोजित होगा? उत्तर है पंचकुला, हरियाणा। अब एक बात ध्यान देंगे आप कि खेलो इंडिया गेम्स कब से शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है 2018 से। ठीक है, और 2021 में इसका 4था संस्करण होगा। ठीक, ये होता है जनवरी के महीने में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कराया क्यों जाता है? तो इसमें 2 तरीके के लोग भाग लेते हैं। एक
जो अंडर 17 एज के हैं वो, और एक जो अंडर 21 एज के हैं वो। तो जो अंडर 17 एज के होते हैं वो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, और जो अंडर 21 एज के होते हैं वो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं। और वहां से जो हमारा टैलेंट है, ठीक है, उसको बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। एक बात और भी ध्यान देंगे आप कि इसका तीसरा संस्करण कहाँ हुआ था, तो इसका तीसरा संस्करण हुआ था गुवाहाटी में, ठीक है। और हमारे वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, तो हमारे वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि पहले जो अभी हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहते हैं, ये पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था, जिसको अब परिवर्तित करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसका पर्पज क्या था, कि ग्रासरूट लेवल से टैलेंट को ऊपर उठाना, ठीक। तो इतना आपको जानकारी इस प्रश्न से मिला। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 4 के तरफ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, उत्तर है 27 जुलाई। अब ध्यान देंगे कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ, सीआरपीएफ वो पहले सीआरपी के नाम से जाना जाता था, अर्थात क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। क्यों, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 27 जुलाई 1939 को ही हो चुकी थी, और उस समय अपना देश क्या था, गुलाम था, क्राउन का, ब्रिटिश क्राउन का शासन था, इसीलिए इसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था। लेकिन ध्यान देंगे कि भारतीय स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम लागू किया गया, और उसके बाद सीआरपी यानी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस को सीआरपीएफ में कन्वर्ट कर दिया गया, और इसका पूरा नाम क्या हुआ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका आदर्श वाक्य क्या है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा। हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली, ठीक है। इसके निदेशक कौन है, ठीक, तो इसका निदेशक है डॉक्टर एपी महेश्वरी। और जैसे होता है पेरेंट कंपनी, ठीक, तो या पेरेंट एजेंसी, तो सीआरपीएफ की पेरेंट संस्था यानी मातृ संस्था कौन है, तो इसकी मातृ संस्था है केंद्रीय सैन्य पुलिस बल। और इसकी चाइल्ड संस्था कौन है, तो इसकी चाइल्ड संस्था है कोबरा। कौन है, कोबरा। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिला। बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है, भारत किस देश के साथ मिलकर 30 सेकंड वाली रैपिड टेस्टिंग किट बना रहा है, उत्तर है इजराइल। अब ये रैपिड टेस्टिंग किट क्यों बनाया जा रहा है, तो अभी कोविड को लेकर के जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो सके, ताकि जो भी कोविड के पेशेंट हैं उनको सेग्रीगेट करके और उनके ट्रीटमेंट करके और कोविड के प्रभाव को देश में क्या किया जाए, कम किया जा सके। इसीलिए क्या किया जा रहा है, रैपिड टेस्टिंग किट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके साथ भारत किसके साथ जुड़ा हुआ है, इजराइल के साथ मिलकर के यह प्रयास कर रहा है, ठीक। अब एक बात आप ध्यान देंगे कि जब बात इजराइल की आई है, तो इजराइल का लोकेशन क्या है, तो इजराइल का लोकेशन है कि यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है, ठीक है। तो तथा यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी क्षेत्र पर या पूर्वी छोर पर स्थित एक देश है। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि इजराइल की राजधानी कहाँ है, जेरूसलम, सभी को पता होगा। राष्ट्रपति कौन है इसके, रेवेन रिवलिन। कौन है, रेवेन रिवलिन। और प्रधानमंत्री बहुत फेमस है यहाँ के, कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि भारत दौरे पर आ भी चुके हैं। इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है इजरायली नई शेकल। क्या है, इजरायली नई शेकल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 6 के तरफ। किस देश के रक्षा मंत्री प्राबोवो सुबियांतो भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर हैं, उत्तर है इंडोनेशिया। कौन, इंडोनेशिया। अब एक बात आप ध्यान देंगे कि इंडोनेशिया जो है, इसको हम इंडोनेशिया गणराज्य कहते हैं, ठीक है। और इंडोनेशिया गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक विशाल देश है। इंडोनेशिया की राजधानी पहले कहाँ थी, जकार्ता, ठीक है। और किस द्वीप पर, अगर द्वीप पूछ दिया तो कौन सा द्वीप हो जाएगा, बोर्नियो द्वीप पर। और वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, कालीमंथन। तो अब आपके पेपर में अगर इंडोनेशिया की राजधानी आपसे पूछी जाती है तो ऑप्शन में जकार्ता और कालीमंथन दोनों दिए जा सकते हैं, ठीक। लेकिन आपका उत्तर अगर कालीमंथन देता है तो कालीमंथन ही होगा, ठीक है। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, जोको विडोडो। कौन है, जोको विडोडो। और उपराष्ट्रपति कौन है, यूसुफ कला। कौन है, यूसुफ कला। एक बात और भी ध्यान देंगे कि जैसे
भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था, ठीक, यानी ब्रिटिश का गुलाम था और ब्रिटिशर्स से हमें आज़ादी मिली है। उसी तरीके से इंडोनेशिया जो है वो इटली से स्वतंत्र हुआ देश है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। भारत के पहले स्टडी इन इंडिया के तहत विदेशी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? तो ये आपके प्रश्न से ही पता चलता है, ठीक। स्टडी इन इंडिया, तो यहीं से आप रिलेट कर लेंगे इंडिया स्टैट। क्या है? इंडिया स्टैट। उसी को हम INDSAT भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 के तरफ। कौन सा राज्य कोविड-19 के आत्म परीक्षण प्रणाली को शुरू करेगा? ठीक, उत्तर है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। और यहीं से एक प्रश्न और भी बिहार से रिलेट आपको करता हूं कि कोविड-19 का जो मेडिसिन अभी बना था उसका सबसे पहला परीक्षण कहां हुआ? तो अपने बिहार में हुआ। और बिहार में कहां? पटना में, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 के तरफ। किस देश ने POK को दिखाने वाले 100 पाठ्य पुस्तकों को प्रतिबंधित किया? अब POK का मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। तो इसको प्रतिबंधित किसने करा है? पाकिस्तान ने, ठीक है। अब एक बात ध्यान देंगे कि पाकिस्तान से संबंधित एक प्रश्न बहुत फेमस है, ठीक है। क्या? रेड क्लिफ लाइन, कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। अब इसको खींचा किसने था? तो भारत पाकिस्तान के विवाद को लेकर के सर सिरिल रेडक्लिफ, पूरा नाम क्या है? सर सिरिल रेडक्लिफ, उन्हीं ने एक रेडक्लिफ लाइन खींचा और वहां से एक हिस्सा भारत को और एक हिस्सा पाकिस्तान का दर्शाया गया, जिससे कि आपसी विवाद क्या हो? कम हो, ठीक। एक फैक्ट यहां से और भी आपको बताते हैं कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जो कि आप सभी को पता है। इसके बाद हुआ क्या कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं, तो हमेशा युद्ध की स्थिति न हो, इससे निपटने के लिए 1972 में, यानी 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ। कभी कभी एग्जैक्ट डेट पूछ देता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ। कौन कौन थे? तो भारत की तरफ से तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान के तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। इन दोनों ने एक समझौता पत्र रखा और उस पर दोनों ने हस्ताक्षर करा, ठीक है। अब एक प्रश्न और भी आपको यहां से याद दिला देते हैं कि पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, ठीक। तो अगर गुजरात से देखें तो गुजरात के हल्का सा ऊपर देखेंगे राजस्थान से ऊपर बढ़ेंगे पंजाब, और पंजाब से ऊपर बढ़ेंगे जम्मू कश्मीर। तो ये 4 राज्य जो हैं, 4 राज्य न कह के हम ये कहें कि 3 राज्य और जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। तो एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 के तरफ। केंद्र सरकार ने कश्मीर के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया है? ठीक है, तो केसर को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान देंगे कि जीआई टैग की शुरुआत कब हुई? तो 1999 में भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट के तहत, क्या? रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट के तहत, ठीक है, जो भी विशिष्ट वस्तु है जिस क्षेत्र में पाई जाती है उस क्षेत्र या उस राज्य को उसका कानूनी अधिकार प्राप्त किया जाएगा, ठीक। अगर उस वस्तु को कोई अन्य जगह या कोई अन्य राज्य इस्तेमाल करने का प्रयास करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है तथा वह इलीगल माना जाएगा। तो इससे फायदा क्या है जीआई टैग घोषित करने से? जीआई टैग अगर किसी वस्तु को मिल जाता है तो उसका इंटरनेशनल मार्केट में जो है वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसका रेपुटेशन क्या होता है? बढ़ जाता है, साथ ही साथ उसका एक्सपोर्ट भी बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी को भी बूस्ट करने का ये काम करेगा, ठीक। अब एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि कुछ बिहार से रिलेटेड विशिष्ट वस्तुएं हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया, जैसे मगही पान को, शाही लीची को, जर्दालू आम को, सिलाव का खाजा है उसको, और कतरनी चावल को, ठीक। तो ये 5 विशिष्ट वस्तुएं हैं जिनको बिहार से जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है। अब
एक बात और भी ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बना सकता है। अगर जर्दालू आम कहे तो बिहार होगा, जबकि अल्फांसो आम कह दे तो क्या होगा, मुंबई। अल्फांसो आम के लिए जीआई टैग किसको प्राप्त है, मुंबई को, जबकि जर्दालू आम के लिए बिहार को जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, और मैं जीआई टैग जो 2020 और 19 में मिले हुए हैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बहुत जल्द बना करके और आप सभी को अपलोड कर देंगे, ताकि आने वाले एग्जाम्स में जीआई टैग से संबंधित जो प्रश्न आए वो आपके इजीली टैकल हो सके तथा अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। कुंभा सशक्तिकरण कार्यक्रम किसने शुरू किया? उत्तर है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि एक प्रश्न यहां से बनाया जा सकता है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, और यहां पर जब बात की गई कुंभा सशक्तिकरण, तो कुंभा सशक्तिकरण का मतलब कि कुम्हार जो है, जो कि घड़ा बनाने या मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, ठीक, उनकी इकोनॉमी को सही करने का काम है। ठीक, अब एक बात ध्यान देंगे कि अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने 100 इलेक्ट्रिक जो चाक होता है उसको उपलब्ध कराया है। क्यों? क्योंकि उनके कार्य में गति लाई जा सके, तथा हमारे गृह मंत्री ने इसको रेलवे में जो यूज होने वाले बर्तन हैं उनको, मिट्टी के बर्तनों को उपयोग करने की बात भी कहें। अगर ऐसा होता है तो हमारे देश में एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। किसके पास? कुम्हार जो हैं या फिर जो भी इस मिट्टी के बर्तन बनाने के व्यवसाय में लगे हैं उनके लिए। ठीक है, और एक तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने वोकल और लोकल की बात कही थी, तो उसको भी बढ़ावा देने का काम किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहां वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया है? उत्तर है आनंद, गुजरात। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार वनावरण वृद्धि में भारत किस स्थान पर है? उत्तर है तीसरे स्थान पर। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। CWC के अनुसार जलाशयों में वर्ष 2019 की तुलना में कितना अधिक पानी है? उत्तर है 155%, जो कि अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। ठीक है, अब ये CWC क्या है तो ध्यान देंगे, सेंट्रल वाटर कमीशन। ठीक, और यह सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में जो चेयरमैन है वो है RK जैन। ठीक है, और यह किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो यह आता है जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, और ऐसा ये CWC को प्रमोट क्यों किया जा रहा है या फिर जल शक्ति मंत्रालय बनाया क्यों गया? तो इसलिए ताकि जो घटते जल स्तर हैं, जो दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से जल स्तर घट रहे हैं हर जगह के, और पानी की किल्लत होती जा रही है, उसको मेंटेन करने के लिए तथा जल स्तर को और ऊपर उठाने के लिए। ठीक है, ताकि आने वाले समय में जल संकट एक समस्या न हो। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने हेतु अमूल ने किसके साथ समझौता किया है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे कि इस प्रश्न को मैंने डेली डोज संख्या 300 के प्रश्न संख्या 3 में, ठीक है, इन डिटेल डिस्कस करा है, लेकिन कुछ बात मैं यहाँ पे और भी आपको ऐड कर देता हूँ। जैसे कि 1946 में, ठीक है, जो अमूल है वो फॉर्म्ड हुआ, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आनंद, गुजरात, यानी आनंद स्थान पर गुजरात में है। ठीक है, और अमूल जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी दुग्ध या फिर दूध उत्पादन करने वाली कंपनी है। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर हैं त्रिभुवन दास पटेल। कौन है? त्रिभुवन दास पटेल। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? रुपिंदर सिंह सोधी। अब एक बात यहाँ से एक प्रश्न और भी बनाया जा सकता है जब बात मिल्क की आई है, ठीक, कि मिल्क से रिलेटेड है एक क्रांति, कौन सा? व्हाइट रेवोल्यूशन का है या फिर श्वेत क्रांति का है? तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, और एक प्रश्न आता है हरित क्रांति, तो हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। कब तक कुल विद्युत ऊर्जा स्रोतों में
स्वच्छ ऊर्जा की भागीदारी 60% होगी? उत्तर है 2030 तक। और गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा की भागीदारी 60% तक अचीव कर लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 17 के तरफ। मुर्दू एवं हल्दू द्वीप किस देश में है? उत्तर है मालदीव। ठीक है, अब एक बात ध्यान देंगे कि मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। ठीक है, और मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह। ठीक, तथा और भी मालदीव से जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं, ठीक, उसको मैंने डेली डोज संख्या 301 के प्रश्न संख्या 8 में मेंशन करा है, जहां पर कि लगभग 2 से 3 मिनट का इन डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मालदीव के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट आप जा करके वहां से जरूर देखें। ठीक है, और मैंने पिछले रोज आपसे एक प्रश्न पूछा था कि नेपाल हिमालय किन 2 नदियों के बीच है? तो उत्तर है काली नदी एवं तीस्ता नदी। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि मैं आज आपके साथ एक और प्रश्न साझा कर रहा हूं कि वर्तमान में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? इससे पहले हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि बिहार में लिंगानुपात कितना है, तो आपने बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था कि 918 है। ठीक उसी तरीके से आप सभी चाहे गूगल सर्च करें या फिर किसी भी सोर्स से पढ़ें अगर आपको नहीं पता है तो, और अगर पता है तो कमेंट में जवाब दें, और कहीं से भी पढ़ने के बाद आप उसे कमेंट में जरूर जवाब दें, जिससे कि हमारा मोरल बूस्ट होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले डेली जो संख्या 303 में। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे होम स्टे सेफ।